नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना के बारे में, जो कि अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। कहना चाहिए लॉन्च की है या लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपको बताई हैं। वो तो एक एस्पेक्ट हो ही गया उसका। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही लेम से लेमन लेवल के एनालिसिस पे कि क्या ये एक आइडिया हो सकता है गवर्नमेंट का इस स्कीम को लॉन्च करने के इंटेंशन के पीछे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको इस बात से अवेयर कराया जाए कि ये कोई एक बहुत नई स्कीम नहीं है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि कोरिया जैसी कई कंट्रीज़ हैं, छोटी वियतनाम हुआ, इन कंट्रीज़ में ये स्कीम ऑलरेडी पहले से है। इनफैक्ट इन कंट्रीज़ में ये स्कीम मैंडेटरी लेवल पे है कि अगर आप यहाँ पे बॉर्न हुए हैं या आप कोरियन या वियतनामी सिटीज़न हैं तो आपको इस स्कीम में आपको एनरोल होना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आपको 4 साल की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ेगी। ये हो गया पॉइंट 1। तो वैसा तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी और सभी को अपना करियर चूज़ करने की, अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपने लिए एक पाथ चुनने की पूरी छूट है। दूसरी चीज़ ये, तो ये एक अच्छाई। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हर शुक्रवार कहीं पत्थरबाजी हो रही है, हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते कहीं ना कहीं बसें जलाई जा रही हैं, रेल जलाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है। ये सब ना एक बहुत ही बड़ा प्लॉट है। मैं आपको बताऊं, एक आप बहुत ही बेसिक से लेवल पे इसको आप सोचने की कोशिश करें अगर, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि धीमे धीमे ना ये एक सीरीज़ एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज बनी है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज आया है। कहीं पे कोई देश किसी देश के साथ वॉर पे है, कहीं पे कोई यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ साइड लेने की बातें कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप भी साइड लो, और इंडिया के फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया कि इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री कि इंडिया खुद अपना एक साइड रख सकता है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया रख सकता है। इंडिया इज़ केपेबल इकोनॉमिकली और जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, सोशली। इंडिया एक बहुत ही केपेबल नेशन है। हमारे पास अपने पेमेंट सिस्टम है, हमारे पास अपने सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास अपनी फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एक वो बताता हूँ कि जब इस तरीके के सिनेरियोज़ हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक केस बनाया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए कि इंडिया इज़ सच एन इंटॉलरेंट कंट्री कि यहाँ पे आए दिन माइनॉरिटीज़ के ऊपर दबाव डाला जाता है, दे आर नॉट सेफ, आगजनी होती है, हर कभी दंगे भड़कते हैं, और एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया अभी भी एक थर्ड कंट्री है। कहना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड इन द सेंस कि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, नॉट इवन अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया अभी भी उसी पोजीशन में है कि वो मुश्किल से अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, जबकि आप सभी ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। और इंडिया ने कोविड हो या कोई भी सिचुएशन हो, पूरी तरीके से अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटीज़ में, चाहे दवाइयाँ भेजना हो, चाहे वेपन्स भेजना हो, चाहे दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स लॉन्च करने हो, हर तरीके से इंडिया ने कई सारे, इनफैक्ट मोर देन 100 नेशंस को इंडिया ने एड पहुंचाई है। अब बात करते हैं कि इन एक्टिविटीज़ के पीछे असली रीज़न क्या हो सकता है। तो असली रीज़न मैं आपको बता दूं, असली रीज़न ये है कि जब इस तरीके का एक केस बनाया जाएगा कि भाई इंडिया इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ अदर डेवलप्ड नेशन, जो कि जिन्हें परमानेंट मेंबर्स कहा गया है कि भाई फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूके हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सब, यूएस हुआ, ये लोग कि इनके यहाँ कभी ऐसा कुछ होता नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज आप न्यूज़ एजेंसीज खोल के देख लें, न्यूज़ चैनल्स को खोल के देख लें इन कंट्रीज़ के, पहली बात तो ये कि यहाँ पे न्यूज़ इतनी फ्री नहीं है जितना कि इंडिया में है। आपने देखा होगा एक चैनल है जो कि हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के, दूसरा चैनल है जो कि सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ गिना रहा है। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पोलराइज सिनेरियो हो चुका है देखा जाए, क्योंकि मीडिया बहुत हद तक पेड हो चुका है, अनबाइज्ड मीडिया बचा नहीं है। ले दे के अगर कोई एक बोलना चाहिए लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या लेजिटिमेट सोर्स ऑफ
बोलना चाहिए कि किसी चीज़ के बारे की डेप्थ जानने के लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको इसी तरह के यूट्यूब एनालिसिस या लोगों की जो प्रेजेंटेशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या फिर जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उन पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन वो भी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहने आया हूँ यहाँ कि ये स्कीम बीजेपी ने लॉन्च की है तो बहुत अच्छी है या कांग्रेस ने नहीं लॉन्च की है तो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं इसमें। आप इसे सिर्फ अपने लेमेंस पर्सपेक्टिव से देखिए कि इन एक्टिविटीज़ से बचने के लिए हमारे इंडियन आर्मी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो सिर्फ हमेशा मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको गवर्नमेंट खुद से आगे बढ़ के एक मौका दे रही है, आप में से कितने लोगों ने देखा होगा कि आप स्कूल से, कॉलेज से, हायर सेकेंडरी करते हैं, स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद भी इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आ पाती कई बार, या फिर आपका लक काम नहीं करता है कि आपको एक अच्छी जॉब सिक्योर हो जाए। उसके बाद फिर आप फिर से कोचिंग करते हैं, फिर प्रिपरेशंस करते हैं, फिर 50 चीज़ें आ जाती हैं, ये कोटा वो कोटा, फिर कोई स्टे लगा देगा, फिर पता चला कहीं से पेपर लीक हो गया, फिर 50 चीज़ें होती हैं। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि UPPSC, MPPSC, दिल्ली PSC या स्टेट PSC दे रहे हैं और UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं। बेचारे 22 साल की एज में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। वाई? क्योंकि सिस्टम इज़ ब्रोकन। लेकिन आप ये देखिए कि एक IAS जिसको हम एक बहुत ही रेप्यूटेड और गैजेटेड पोजीशन है, उसका जो पैनल है UPSC का, वो लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, उसके बाद जानने के बाद भी उसे सुधारना नहीं चाहते हैं। खैर, वो किसी और दिन का टॉपिक है, क्योंकि वो एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए उसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि उसको एक लेमेंस एनालिसिस किया जा सकता है, बट हाँ, उसका एनालिसिस हम एक स्टूडेंट के बेसिस पे जरूर करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री फोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ these internal nuisances and activities which we are going through right now। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर घर से, हर एक मोहल्ले से एटलीस्ट एक बंदा आर्मी में हो जो कि एक जिसने एक लेवल की ट्रेनिंग की हो, जो कि अपने आसपास के लोगों की डिफेंस के लिए आगे बढ़ के आ सके। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप देखते हैं ये लोग नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होके, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इसका छोटा भाई हो गया, इस तरीके के लोग हैं जो खड़े होके नारे लगाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि एक कम्युनिटी है जो कि पूरी तरीके से रेडी है आपकी कंट्री में कि कब हमें एक मैसेज मिले, कब हमें एक सिग्नल मिले और हम अपना काम शुरू कर दें, जिस मिशन के लिए हमें बचपन से मदरसों में तैयार किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये, एक तरफ हम लोग हैं जिनको हमेशा से किताबों का बोझ लाद दिया जाता है, करियर बनाना, प्रोफाइल बनानी, ये बनाना, वो ना। हमारे ऊपर सारा इंडियन IPC लागू होता है, इनके ऊपर कोई IPC लागू नहीं होता। अब आप देखिए, वैसे भी अगर इंडिया में आप गन लाइसेंस लेने की बात करें या वेपन लाइसेंस अपने सेल्फ डिफेंस में लेने की बात करें, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको कोई आसानी से एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड भी दिया जाए। लेकिन अगर आप मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करते हैं और वहाँ से लौट के आते हैं तो आप एक एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे, और उसके बाद आपके साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सर्विसमैन को, वो सारी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये कि जब आप 21 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, जब आप इस सर्विस से निकलेंगे, तो आपके पास बहुत सी स्किल होंगी, आपके पास बहुत ही एक डिसिप्लिन रिजीम होगा अपने आप के, और अपने करियर के बारे में आप उस समय तक डिसाइड कर चुके होंगे। उसके साथ साथ आपके पास एक अर्निंग भी होगी, तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं लौटेंगे वहाँ से। वो एक चीज़ है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की। मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इन लोगों ने अपनी आर्मी बना रखी है, जब इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों को बता रखा है कि भाई ऐसा ऐसा सिग्नल होगा और आपको ये करना है, हमें तो कुछ नहीं बताया गया, ना हमें पता है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी स्कीम हो कि जैसे वो भी अपने लेवल पे एक छोटी मोटी आर्मी क्रिएट करना चाह रहे हो, इस तरीके की इंसर्जेंस या इस तरीके के कुएं या तख्ता पलट की सिचुएशन आने पे उनको वो ऑर्डर दे सकें और वो लोग आगे बढ़ के आ सकें, हेल्प कर सकें। क्योंकि इंडिया, देखिए, इंडिया जो है किसी एक का नहीं है। इंडिया इज़ अ यूनाइटेड कंट्री एंड वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से एक इंटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि क्यों ना एक ऐसी सेकेंडरी आर्मी क्रिएट की जाए, ट्रेंड प्रोफेशनल की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, जो कि ऑफेंसिव ना सही लेकिन एक डिफेंसिव अप्रोच में इंडिया को स्ट्रेंथन कर सकें। अब डिफेंसिव अप्रोच क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख रहे हैं जैसी हालत श्रीलंका की हुई है, पूरी तरीके से इंडेटेड होकर चाइना के कब्जे में पहुंच गया है। वही हालत पाकिस्तान की हो चुकी है। बांग्लादेश का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वहां से इन्फिल्ट्रेशन कर ही रहे हैं। यही हाल वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने कर रखा है। अब आप देखेंगे, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज समवेयर अराउंड 1.35 बिलियन, लेकिन आप इस डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन के अलावा अगर अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि 15% अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन ऐसी है जो कि आपके टैक्स के पैसे पे आपके बनाए हुए रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही है और ना ही कोई टैक्स दे रही है। तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, वो एक बहुत ही बड़ा लगेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि उसको बोझ उठाना पड़ रहा है ह्यूमन राइट्स के नाम पे। अब हम बात करते हैं कि ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं, पत्थरबाजी, आग लगाना, ये वो, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि अगर इंडिया यूनाइटेड रहा तो रीस्ट्रेंथन हो जाएगा। बिकॉज ग्लोबल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना ली है, जो कि इंडिया की पहले कभी नहीं रही। इंडिया में ऐसे लोग ही नहीं थे जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के स्ट्रेंथ को पिच कर सकें, बट इस बार ऐसा हुआ है। और आपने ये सिचुएशन अभी देखी जब एक छोटे से देश पे किसी दूसरे बड़े देश ने अभी हमला किया, तो आपने देखा कि उनके पास बंदूकें थीं, लेकिन लड़ने वाले जो थे वो सिर्फ मिलिट्री वाले नहीं थे, वो घरों से, लोगों के घरों से आए कॉमन लोग थे, उनकी हस्बैंड थे, उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे, उनके लड़के थे, उनकी बेटियां थीं, उन्हें तक गवर्नमेंट ने बंदूक पकड़ाई। लेकिन अब यही हालत अगर इंडिया में होती तो हमें तो कुछ चलाना ही नहीं आता, हमने पहली बार बंदूक पकड़ी है, हमें तो मालूम ही नहीं इसको ट्रिगर कैसे करना है, लोड कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, लॉक कैसे करना है, फायर कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेसिक अप्रोच है, मैं कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और आप सबको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें चिपक के रहना, अरे आप 4 साल का टाइम पीरियड यूज़ करो अपने आप को स्किल बनाने के लिए, दूसरी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, और कोई रोकता है कि आपको जॉब छोड़ के दूसरी जॉब स्विच करने के लिए? ऐसा तो है नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं। हाँ, और बात एक ये भी है कि मान लीजिए अगर आप चाहें वहाँ रुकना तो आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, अपना कैलिबर दिखा सकते हैं, अपना पोटेंशियल शो कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक एज एसेट मानती है तो आपको आगे भी चांस देगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर उनके लोग स्किल्ड नहीं होते तो वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? वो देश तो गया था पूरा, लेकिन अभी तक वो लोग लड़ रहे हैं, अभी तक वो लोग इतनी बड़ी कंट्री को, न्यूक्लियर पावर को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, और इसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है। अरे आपको अगर लगता है कि आप बेरोजगार ठीक हैं, आपको वही एक कॉमन सी जो साइकिल चली आ रही है कि 12वीं करी, उसके बाद आप कॉलेज में गए, 4 साल पढ़ाई की, 3 साल जो भी किया, मास्टर्स किया, उसके बाद फिर उसी स्टेट SSC दिया, SSB दिया, ये दिया, वो दिया, 4-5 साल बर्बाद किए, 27-28 साल की एज में जाके फिर आपके दिमाग में आता है अरे यार फालतू काम कर दिया, ओवर एज होने को आ गए, कुछ हाथ नहीं आ। क्योंकि इंडिया में इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, बहुत लड़ाई करना पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ती, लाखों लोगों का कंपटीशन फेस करके आपको कुछ मिलता है। यूपीएससी की ओवरऑल इंडिया में 1000-1200 पोस्टें, 900 पोस्टें निकलती हैं, और कम से कम 10 लाख एप्लीकेंट बैठते हैं। तो अब आप इसी से समझ सकते हैं कि एक रेशो क्या है एक नौकरी के लिए। और इसी बीच अगर आपको गवर्नमेंट एक प्रॉमिस कर रही है, या एक प्रॉमिस करने के इंटेंशन के साथ कोई स्कीम लॉन्च करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे वेलकम करना चाहिए। और नॉट जस्ट फॉर द फाइनेंशियल रीज़न कि आपको उससे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, नॉट जस्ट बिकॉज आप उसको एज आ देख रहे हैं कि हाँ चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही, लेकिन आप उसको एक ऐसे उससे देखिए, कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो आंख लगाए बैठे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, और जो मेन पॉपुलेशन जो इंडिया में बैठी हुई है ऑलरेडी, सोच के कि बस सिग्नल के इंतजार में जो बैठी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हर शुक्रवार को सिग्नल देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन सिचुएशंस में कम से कम आप किसी ना किसी को ना सही है, कम से कम खुद को और अपने परिवार की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। आप सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो मेरा तो आपसे यही
मेरा एनालिसिस यही कहता है, मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि लोगों के, नेताओं के बहकावे में ना आके आप ये सब फालतू के उपद्रव में ना फंसिए। इससे आपकी प्रोफाइल खराब पे एक केस रजिस्टर हो सकता है और आप पूरी तरीके से आप अपना करियर खराब कर सकते हैं शुरू होने के पहले। अब वो लोग कौन हैं जो ये सब कर रहे हैं? दे आर ऑल पेड एजेंट्स। मैं आपको बता दूं, कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट ये सब काम नहीं करेगा। उसे पता है कि उसे मेहनत करनी है, अपना करियर पकड़ना है और आगे बढ़ना है। ये सब वो लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी है बीजेपी, जिसके अगेंस्ट दुनिया भर की, देश की सारी पार्टियां, सारे नेता, चाहे आप ले लो, चाहे साउथ से स्टालिन की पार्टी ले लो, चाहे आप क्या नाम है उसका, टीएमसी ले लो, उसके बाद फिर एआईएमआईएम ले लो, कोई भी पार्टी ले लो आप, कांग्रेस ले लो। सबसे बड़ी बात तो ये सभी पार्टियां इस तरीके के रेवोल्यूशंस, इस तरीके के इंटॉलरेंस, इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस को जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की जो डिग्निटी है उसको डैमेज करने के लिए, जो इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन है उसको डैमेज करने के लिए। तो आप उसका हिस्सा मत बनिए। ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली को नुकसान हो सकता है। तो ये सभी लोग पैसा लेके ये काम करते हैं। इनने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इन्हें पढ़ाई लिखाई करियर से कोई लेना देना नहीं। आप इन लोगों से दूर रहिए और अपनी बुद्धि, अपने विवेक से आप सोच सकते हैं, आप अपना फैसला लीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि अभी भी ख़राब स्कीम है तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।